Friends, welcome you all. So this is C. Akhil Gupta, and wish you all a very happy Independence Day and happy Janmashtami. So छुट्टी का दिन है आज, इतना अच्छा वेदर है, बट हाँ आप लोग पढ़ रहे होगे, ठीक है। पिछले साल मैं भी पढ़ ही रहा था इस टाइम, बट विद गॉड्स ग्रेस मेरा हो गया इस बार. सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर CA फाइनल एग्जाम प्रिपरेशंस, एज इन थोड़ा सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं दैट यू कैन फॉलो, एटलीस्ट लिसन, सो दैट इट माइट हेल्प यू. ओके, सो बिकॉज मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं उन पे भी, और मेरे को कुछ लोगों के जैसे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला भी था कि इफ़ आई कैन शेयर सच अ वीडियो विद यू जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैं बता पाऊँ. सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पज ओनली, सब्जेक्ट वाइज टिप्स यू कैन से. सो बिकॉज मैंने अपनी आंसर शीट्स निकलवाई थी, अच्छे से स्टडी करी थी, एंड देन नवंबर 16 अटेम्प्ट दिया, मई 17 अटेम्प्ट दिया, और बहुत बहुत रिसर्च करी थी कि कैसे पेपर प्रेजेंट करना चाहिए या क्या. सो देन आई गॉट some things that I can share with you. So not to waste your further time, so to start with financial reporting, Group 1 फर्स्ट पेपर. सो फ्रेंड्स, FR के अंदर यार एक चीज जरूर याद रखना, प्रैक्टिस मैनुअल जरूर करके जाना, ठीक है. अब अगर आप शर्मा सर की बुक से कर रहे हो या फिर किसी भी और टीचर की बुक से कर रहे हो, सो व्हाट आई सजेस्ट यू, व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको अपने ट्यूटर की बुक में या फिर शर्मा सर की बुक के अंदर सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर्ड ही हैं, तो उसके अंदर पढ़ते टाइम ही अभी टिक कर लो, जिससे एंड टाइम पे जब आखिरी के 1-2 दिन जब आप FR की तैयारी करोगे तो उसके अंदर आपको अलग से PM खोलने की जरूरत ना पड़े. बिकॉज अल्टीमेटली थोड़ा बहुत सोल्यूशन का डिफरेंस आ जाता है सर की नोट्स के अंदर और प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर, बट PM के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू 1-2 दिन पहले PM के क्वेश्चन जरूर देख के जाने हैं. तो उसके लिए बेस्ट है कि आप PM के क्वेश्चन हाथ के हाथ कहीं पे बुक में ना टिक कर लो कि ये क्वेश्चन PM का है, पढ़ते टाइम ही. सो इट वोंट टेक मच टाइम, बट अल्टीमेटली ये होगा जब आप सर की बुक से ही रिवाइज कर रहे होगे, आपको PM के क्वेश्चन अलग से दिख जाएंगे. वैसे सर की बुक में शायद मार्क भी हैं. सो जो भी आपका ट्यूटर हो, परवीन शर्मा या फिर जो भी, तो आप ये चीज़ ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना FR के अंदर. FR के अंदर आपको एटलीस्ट 4 से 5 दिन हर कोई दे ही देता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर होता है. सो बेटर है पूरा अच्छे से तैयार करके जाओ. होल्डिंग अमेलगमेशन का जनरली एक एक क्वेश्चन आता ही है हर बार. बाकी ट्रेंड का कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हाँ कंसिडरिंग दी पास 6-7 अटेम्प्ट्स, जनरली होल्डिंग का एक क्वेश्चन और एक क्या कहते हैं आपका अमेलगमेशन का क्वेश्चन आता ही है. सो FR के अंदर वही टाइम मैनेजमेंट इज अ मेन की. आप किसी क्वेश्चन के अंदर जैसे पहला क्वेश्चन आप करते हो तो 35-40 मिनट्स लगाओ, बट उसके बाद मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन इतने टाइम में निकाल रहे हो. बिकॉज होता क्या है FR के अंदर, हम चलते चले जाते हैं एक क्वेश्चन के पीछे. जैसे होल्डिंग का क्वेश्चन आ गया, 50 मिनट 1 घंटा पहले क्वेश्चन करने में निकल जाता है, फिर मतलब फट के हाथ में आ जाती है कि अब क्या होगा. तो FR के अंदर ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ठीक है. और बाकी FR के अंदर वही है, अमेलगमेशन एंड होल्डिंग की थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं. सो इस पे थोड़ा, इनमें से एटलीस्ट एक चैप्टर पे तो अपनी पकड़ बना के चलना. कंपलसरी क्वेश्चन इनमें से एक तो अटेंड करना ही पड़ेगा. कंपलसरी कह रहा हूँ मतलब 2 या 3 में से कोई ना एक इनमें से अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा. सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में से जनरली होल्डिंग और अमेलगमेशन ही आता है. तो अगर आप एक ऑप्शन में छोड़ते भी हो तो एक तो अटेंड करना ही पड़ेगा. सो मेक श्योर इनमें से एक को पकड़ बना के रखना. बाकी छोटे छोटे AS वगैरह हैं वो सब तो खैर आपको पता ही है, ठीक है. सो द की इज PM जरूर करना और इनकॉर्पोरेट जरूर कर लेना बुक में. कमिंग टू SFM, यार SFM के अंदर कंसेप्ट काफी लोग, काफी मार्केट में हल्ला मचा हुआ है कि अमेंडमेंट्स आ गई, अमेंडमेंट्स आ गई. सो कोई एज सच अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक है. द मेन थिंग इज कुछ नए क्वेश्चन एडिशन हुए थे बिकॉज ऑफ जो सप्लीमेंट्री इशू हुई थी ICI की, ठीक है. बट ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन ही ऐड हुए हैं, कंसेप्ट तो मोटे मोटे सारे सेम ही हैं. सो इसलिए पैनिक मत होना पहली बात तो SFM के अमेंडमेंट्स को लेके, ठीक है. एंड मेक श्योर कि SFM के अंदर भी, क्योंकि अब आपके पास FR का पेपर जब हो जाएगा तो एक ही दिन रह जाएगा SFM के लिए. सो SFM के अंदर भी अभी से ही जो आपको टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, उनको हाई मतलब मार्क या फिर हाईलाइट करते हुए चलो. अगर मैं बात करूं आदित्य जैन सर की, तो आदित्य जैन सर की बुक आई थिंक EPQ की बुक मोर देन सफिशिएंट है, बट एग्जाम डे के दिन इतने सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते.
द हार्श रियलिटी इज दिस, आप एफआर का पेपर देकर आते हो, फिर आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप 1.5 दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस कर लो। सो अल्टीमेटली एसएफएम के अंदर भी कंसेप्ट तो आपको एग्जाम डे से पहले सारे रिवाइज करने ही है, बट मेक श्योर कि जितने क्वेश्चंस आप फिर से रिवाइज कर पाओ ना, वो आप कर लेना। ठीक है, एज इन इसलिए पहले से मार्किंग करके चलो एसएफएम के अंदर। सी द क्रक्स इज, हम चाहे 8 सब्जेक्ट्स की बात करें, ठीक है, मोटा मोटा हमें ये करके चलना है कि हमें 8 सब्जेक्ट्स के लिए एक प्लान तैयार करके चलना है अभी से ही, क्योंकि एंड टाइम पे आप सोचोगे फिर आपको रिग्रेट होगा कि क्यों नहीं करा। कि एक दिन के अंदर, आखिरी के 1-1.5 दिन के अंदर सिलेबस रिवाइज हो जाए। बिकॉज पढ़ता हर कोई है यार, हर कोई पढ़ता है, बट दिक्कत क्या है, आखिरी के दिन में रिवीजन नहीं हो पाती। ठीक है, कौन नहीं पढ़ेगा यार सीए फाइनल के लिए। सो अपनी साइड से ऑब्वियसली लक फैक्टर वगैरह होता है, बट ये एक बहुत मेजर कमी रह जाती है जो मेरे साथ भी रही थी नवंबर 16 के अंदर, कि आखिरी दिन के अंदर रिवीजन नहीं हो पाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ एसएफएम के अंदर भी अभी हाथ के हाथ आप मार्क करते हुए चलना वो क्वेश्चंस, थोड़ा आलस आता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट जो भी पॉइंट्स होते हैं ना स्पेसिफिक हाईलाइट करते हुए चलना। बिकॉज कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चंस एसएफएम में जरूरी रहते हैं यार एंड टाइम पे प्रैक्टिस करने, और स्ट्रेट लिफ्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनफैक्ट कुछ तो सेम वैल्यूज भी आ जाती हैं। ठीक है, तो एसएफएम हो गया, एफआर हो गया। कमिंग टू लॉ, सॉरी ऑडिट, ऑडिट के अंदर यार देखो, ऑडिट के अंदर जनरली टेंडेंसी रहती है कि नंबर नहीं मिलते, एंड दिस इज यू नो फेयर टू सम एक्सटेंट, आई मीन करेक्ट टू सम एक्सटेंट, कि नंबर नहीं मिलते यार। काफी बड़े बड़े लोग होते हैं भाई, 40-40, चाहे रैंक होल्डर भी हो 40-45 ही आ रहे होते हैं जनरली ऑडिट के अंदर सबके। तो यार ऑडिट इज लाइक, पता है ऑडिट में व्हाट इज बेस्ट थिंग, आप प्रोफेशनल एथिक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, पीयर रिव्यू, कंपनी ऑडिट दैट इज कारो ऑल्सो, आप ये जो 5-6 चैप्टर्स है ना, आप ये स्ट्रॉन्ग करके चलो अपने। बिकॉज इसमें से अगर आपका 40-50-60 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, तो आप ये इस पे अगर पकड़ बना के चलोगे ना, इसमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि बिकॉज इसमें बुकिश लैंग्वेज का इतना रोल नहीं रहता, इसमें प्रोविजंस भी हैं कंपनी ऑडिट वगैरह के अंदर, पीयर रिव्यू के अंदर भी कुछ प्रोविजंस ही हैं स्पेसिफिक। ठीक है, और आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर भी प्रॉपर आंसर्स होते हैं, जैसे येस या नो वगैरह में, कि मिसकंडक्ट है या नहीं है। तो इस चीज में नंबर मिलते हैं ऑडिट के अंदर। जहां कटते हैं दैट इज एसेज वगैरह, बिकॉज वहां अगर आप सही भी लिख कर आते हो आपके अकॉर्डिंग, तो 4 में से 2 नंबर ही मिलते हैं जनरली, और ये होता है, अब पता नहीं क्यों होता है बट होता है। ठीक है, मैंने अपनी आंसर शीट्स भी निकलवाई थी तो यही हुआ था, सही आंसर था तो टिक करके 2-2 2-2 ऐसे दिए हुए थे। तो इसलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो चैप्टर्स पे आप ग्रिप बना सकते हो, जैसे जो मैंने बताया अभी, उन पे ग्रिप बना के चलो। ठीक है, और जो एसेज वगैरह के चैप्टर हैं, वो सब चीजें, वो सब ऑब्वियसली आप पढ़ते तो वही, बट उसमें नंबर नहीं मिल सकते ज्यादा, तो उस पर इतना टाइम मत लगाओ। बेटर है इनको और अच्छा करो। ऑब्वियसली वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं, बट उन पे बार बार टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है ये अच्छे से पकड़ के चलो। तो अगर आपका ये 40-50 में से इफ यू स्कोर इवन 35-30, ठीक है, और वहां आप 40-50 में से 20 भी स्कोर कर रहे हो, तो यू कैन इजिली लैंड अमंग 20-20, 45-50, 55, ठीक है। बाकी और अच्छी बात है अगर आपके और अच्छे आ जाएं, बट वही है, मतलब अपने कुछ की एरियाज ऑडिट में पकड़ के चलो। ठीक है, एंड ऑडिट के अंदर प्रैक्टिस मैनुअल भाई जरूर करके जाना, जरूर 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 2 बार तो कर ही जाना। प्रैक्टिस मैनुअल तो ऑडिट के अंदर करनी ही है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए पीएम इंपॉर्टेंट रहती है, सबको पता है, बट ऑडिट के लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन दैट बुकिश लैंग्वेज वाली थिंग ओनली। ओके, एंड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड उठ के आ जाते हैं। ठीक है, ऑडिट के अंदर ये हो गया। अब उसके बाद आ जाओ लॉ पे। अब लॉ, हाँ, ऑडिट के अंदर एक और चीज, आप एसेज के नंबर जरूर याद रखना। अब कोई पता नहीं अग्री करे ना करे, मुझे तो लगता है एसेज अगर नंबर आपने सही लिखा है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है आपको, बिकॉज एसए के नंबर जनता कोट करती है यार। अगर आप उसमें नहीं कोट करोगे ना, तो आपके लिए डिसएडवांटेज है। सामने वाले की कॉपी में कोट करा हुआ है, आपके में नहीं करा हुआ, तो आपके लिए ऑब्वियसली डिसएडवांटेज है, इसलिए एसए के नंबर तो कोट करने ही है। कमिंग टू द अदर थिंग कि कंपनी ऑडिट वगैरह के, तो वो भी आपको सेक्शन याद करने, ज्यादातर नहीं, ऑडिटर ऑडिटर वगैरह के सेक्शन है कि रोटेशन वोटेशन एटसेट्रा। तो कंपनी ऑडिट के तो हो जाते हैं, मेन एसए सारे याद करने हैं, वही आईपीसीसी वाले ही हैं यार, नंबर जरूर याद करना, बट गलत नंबर कोट मत करना। ठीक है, और प्रोफेशनल एथिक्स के जो क्लॉजेज होते हैं यार, वो शेड्यूल तो याद कर ही लेना, शेड्यूल 1-2, ठीक है, बट क्लॉजेज यार, पता है कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह वाले ये सब तो याद रहते हैं, ये सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स, एडवर्टीजमेंट्स एटसेट्रा, बट कुछ नई जिसमें कंफ्यूजन होती है ना, वो गलत मत कोट करना। एसेस के लिए भी है ये, क्लॉजेस के लिए भी गलत मत कोट करना, बट हाँ अगर आप मेमोराइज कर पाओ सो दैट इज बेस्ट, एंड जितना हो सके सेक्शन वगैरह देख लेना।
ठीक है। कमिंग टू लॉ, लॉ के अंदर यार सेक्शंस आपको याद करने हैं। ठीक है, अब जैसे कंपनी लॉ के अंदर तो एटलीस्ट करनी है, अलाइड लॉ के अंदर आप छोड़ सकते हो। और जो आपका नया 10 नंबर का आया बैंकिंग वाला, बैंक्रप्सी वाला, तो उसमें भी चाहे छोड़ दो, बट कंपनी लॉ के अंदर तो मस्ट है, मस्ट सेक्शन जरूर याद करना। बट गलत सेक्शन अगेन कोट मत करना। ठीक है, अगर सेक्शन अच्छे से याद हैं तो लिख के आना, अगर कंफ्यूजन है तो रहन देना। और इसका एक बहुत अच्छा एक वो भी है जो कमल गर्ग सर ने बताया था, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रहता ना, तो चैप्टर्स नंबर जो होते हैं लॉ के अंदर, जो चैप्टर नंबर्स होते हैं ना, चैप्टर 9 रोमन नंबर में जो लिखा रहता है, वो चैप्टर नंबर जरूर याद कर लेना जो एक्ट के चैप्टर्स हैं। सो अगर आपको कोई सपोज डिविडेंड का आया है क्वेश्चन, तो आपको नहीं याद आ रहा 123 है 127 है क्या है, तो आप उसका चैप्टर नंबर लिख दो डिविडेंड वाले का। सो वो भी एक अच्छी टेक्निक है। अगर आपको सेक्शंस पर्टिकुलरली याद नहीं है, तो मुश्किल से 9-10 चैप्टर्स हैं, तो उसके अंदर आप याद हो जाएंगे चैप्टर नंबर, वो ऊपर ही लिखे रहते हैं, हमारे ट्यूटर्स की बुक में, भंडारी सर की बुक में भी लिखे हुए हैं। बट हाँ, अगेन फॉर लॉ सेक्शंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन कमिंग टू लॉ के अंदर आपका, हाँ, कंपनी लॉ जैसे मेजर पार्ट आता है, तो कंपनी लॉ पे यार मेन फोकस बना के चलो। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अलाइड लॉ के पीछे भागे रहते हैं कि कंपनी लॉ बहुत बड़ा लगता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे जितना बड़ा है उतनी वेटेज भी है, और बल्कि कंपनी लॉ के अंदर फ्लो बन जाता है। अब स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ के देखो, 2-3 दिन के अंदर कंपनी लॉ हो जाएगा पूरा। पूरे पूरे दिन डिवोट करोगे ना, कंपनी लॉ आसानी से हो जाएगा। और सेक्शन याद करने का बेस्ट तरीका है, जैसे भंडारी सर की बुक में भी पहले इंडेक्स गिवन होता है, तो इंडेक्स के अंदर ही सेक्शन नंबर लिखे रहते हैं। तो आप पढ़ने से पहले बस 10 मिनट लगा के उस सेक्शन की पूरी वो पढ़ लो। मुझे अपने एग्जाम्स में पूरे सेक्शन नंबर याद हो गए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गए थे, सेकंड अटेम्प्ट में भी, मतलब मोटे मोटे कंपनी लॉ के तो सारे हो गए थे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वगैरह, इन सब में भी दो दो तीन तीन सेक्शन नंबर ही मेंशन होते हैं, वाइंडिंग अप वगैरह, प्रोड्यूसर कंपनी, तो इनके भी सेक्शन नंबर हो जाते हैं। तो मेन थिंग इज कंपनी लॉ के सारे सेक्शंस ट्राई करो मेमोराइज हो पाए। केस लॉज के नाम जो होते हैं, कभी कभार कंपनी लॉ के अंदर कुछ केस लॉज भी हैं, उनके नाम चाहे रहने दो, वो इतने रेलिवेंट नहीं है, बट सेक्शन नंबर इज रेलिवेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे कैरी वेटेज, बिकॉज सामने वाले काफी लोगों ने लिखा रहता है, तुम्हारे में नहीं लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। अब कंपनी सॉरी लॉ के अंदर कंपनी लॉ तो एक पार्ट हो गया, फिर आता है अलाइड लॉ। अलाइड लॉ के अंदर काफी सारी एक्ट में तो देखो, सेबी रेगुलेशन, फेमा रेगुलेशन, साला भर भर के हैं, इतनी सारी हैं भाई, पता नहीं कैसे होंगी। ठीक है, मैं तो छोड़ के चला गया था, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में वही पूछ ली थी इस बार, भतेरी रेगुलेशन पूछ ली थी, अमेंडमेंट से तो आया ही था इस बार लॉ का पेपर में 17 में। बट फॉर्चुनेटली मैं क्लियर कर गया। बट वही रेगुलेशंस एंड में उठाना, ठीक है, बिकॉज बाकी इतना सारी चीजें हैं यार, आखिरी के एक दिन में रेगुलेशंस रिवाइज एक बार ऊपर ऊपर से देख जरूर जाना, बिकॉज अल्टीमेटली ऑडिट के अंदर ये दिक्कत नहीं आती, एक दिन में पूरा हो जाता है ऑडिट एग्जाम डे से पहले। एसएफएम में आती है और लॉ में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज लॉ में अलाइड लॉ काफी सारा है। सो जब एग्जाम डे पे आप पढ़ो ना, सो मेरे हिसाब से सबसे पहले अपना कंपनी लॉ कवर करना। ठीक है, फटाफट फटाफट, ये नहीं कि एग्जाम देकर आए ऑडिट का और बैठ गए कंपनी लॉ अगले दिन रात तक कर रहे हो, नहीं। अपना टाइम कर लेना कि अगले दिन के 2 बजे तक 3 बजे तक कंपनी लॉ पढ़ना है, उसके बाद पूरे दिन अलाइड लॉ पढ़ना है। बिकॉज अगर आप सिर्फ अलाइड लॉ में लगे रहोगे तो दिक्कत क्या है, कंपनी लॉ छूट जाएगा, या फिर सिर्फ कंपनी लॉ में तो अलाइड लॉ, तो एक पॉइंट बना के चलना कि इस पॉइंट के बाद चाहे जितना कंपनी लॉ उतना करके छोड़ना है, उसके बाद अलाइड लॉ उठाना है, या फिर वाइस वर्सा। सो दैट इज योर कॉल, बट मेक श्योर कि थोड़ा टाइम जरूर डिवोट कर देना, बिकॉज यहाँ ब्रेकअप फिक्स है ना आपका, 30-35-40 नंबर का अलाइड लॉ आएगा और उतने का बाकी रिमेनिंग पोर्शन का कंपनीज एक्ट आएगा। तो उस हिसाब से टाइम डिवाइड कर लेना। ठीक है, वो जरूर कर लेना। एंड प्रैक्टिस मैनुअल लॉ की भी देख के जाना, चाहे एंड डे पे एक बारी को आप लॉ की पीएम छोड़ भी सकते हो, एंड डे पे, मतलब जब एग्जाम से एक दिन पहले हो, बिकॉज प्रोविजन इतने सारे हो जाते हैं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाता है। तो अगर टाइम मिले तो ऑब्वियसली बेस्ट है कर लेना पीएम, बट अगर टाइम नहीं मिलता तो पहले अपने लॉ पे फोकस करना, बिकॉज अगर लॉ क्लियर है और आपने पीएम पहले कर रखी है, तो ऑब्वियसली आपको वहां स्ट्राइक कर जाएगा, बिकॉज लैंग्वेज का इतना खेल नहीं होता लॉ में प्रोविजंस का खेल होता है। तो इसलिए आपको एक दिन पहले, चाहे आपको प्रोविजंस अच्छे से आते हो ना, तो फिर हो जाएगा। बट हाँ, अगेन अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको लग रहा है पीएम के अंदर की अभी आप मार्क कर लो, जिससे आपको बाद में मेमोराइज रहे, तो जो प्रोविजन से हटके कुछ टेक्निकल लैंग्वेज भी है, तो ऑब्वियसली वो मार्क करके अभी रख लो, वो एक बार उठा लेना एग्जाम से पहले। बट हाँ, जैसे ऑडिट में बहुत जरूरत है पीएम की, ऐसे लॉ में इतनी नहीं है, बिकॉज ऑडिट के अंदर लैंग्वेज एक बहुत की रोल प्ले करती है आईसीआई की चेकिंग में।
बट लॉ के अंदर प्रोविजंस की रोल प्ले करते हैं, एज यू नो। ठीक है, सो दिस इज फॉर फर्स्ट ग्रुप। अब देखो, मैं आपको अब ओवरव्यू एक दूं, ओवरऑल टिप, तो भाई अभी तक जितनी प्रिपरेशन हुई है ऑब्वियसली सही है। पहली बात, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करना। किसी की भाई हो सकता है 5 रिवीजन हो गई है, हो सकता है भाई तेरी एक रिवीजन हुई हो, बट हो सकता है तू एग्जाम निकाल रहा हो, फलाना वाला रह जाए। बिकॉज नंबर ऑफ रिविजन डजेंट मीन कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप आपने कम रिवीजन करी है तो आपका मतलब आप गए, या फिर आपका एक ही बार हुआ है तो आप गए। नहीं भाई, उन 3 घंटे में तुम क्या डिलीवर करके आते हो वो मैटर करता है। तो देख, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा बार, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दैट इज द ओनली की थिंग। और रिवीजन जितनी कर पाओ उतना बेटर है ऑब्वियसली। ठीक है, बट अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी एक बार रिवीजन हो सकती है, स्टिल गुड, ओके, टेंशन मत लो। बस मेक श्योर कि आखिरी जो एक दिन है ना, उसके अंदर जो नोट्स हैं पढ़ने के लिए वो इतने क्रिस्प हो कि अच्छे से पढ़ाई हो पाए। ठीक है, मतलब एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और बाकी जिनको लगता है जिनका सिलेबस बस खत्म हो पाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, पूरी जान लगा दे भाई अभी से ही। ये डोंट वरी का मतलब ये नहीं कि भाई कि रिवीजन ना भी करो तो चलेगा, ऑब्वियसली रिवीजन करना बेटर है खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। बट अगर एक बार भी पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है और तुम्हारे नोट्स आखिरी 1.5 दिन के अंदर इतने क्रिस्प हैं और तुम अच्छी डिलीवरी करके आ रहे हो, रैंक भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैंक उन्हीं की आती है जिन्होंने 10 बार रिवीजन करी हुई है। मेरा एक फ्रेंड है, पिछले अटेम्प्ट में रैंक लेकर आया है, 2.5 महीने प्रिपरेशन करी है भाई ने बस। ठीक है, और बट इतना अच्छा आईक्यू था उसका, और एग्जाम से एक दिन पहले पूरी दिन रात मेहनत करके पढ़ा है, निकाल लिया। और ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने 3-4 बार रिवीजन कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी नहीं हुआ। तो यार मतलब, नॉट टू डीमीन एनीवन, बट द पॉइंट इज, सिर्फ रिवीजन ही सब कुछ नहीं है, इसलिए डीमोटिवेटेड मत हो यार, बस जान लगा दो, पूरे टेंशन फ्री होके पढ़ना है। ठीक है, एंड एक चीज और, मॉक टेस्ट, या कई जगह एक सीरीज चलती है, कई जगह 2 सीरीज होती हैं, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, रीजनल काउंसिल टू रीजनल काउंसिल। बट हाँ, मॉक टेस्ट जरूर देना यार, जरूर, एटलीस्ट एक मतलब 8 पेपर एक बार जरूर दे देना अगर टाइम हो तो। अब कुछ लोग कहते हैं घर बैठ के देते हैं, कुछ लोग कहते हैं एग्जाम में। अब घर बैठने वाले जो होते हैं ना, ये लोग बोलते तो हैं, जनरली देते नहीं है, वो उनका रह ही जाता है। इसलिए मैं तो एडवाइस करूंगा थोड़ा टाइम लगा के, चाहे सेंटर पे जहाँ पे होते हैं, जैसे प्रशांत विहार में होता है दिल्ली में, या फिर आपका यहाँ होता है विश्वास नगर साइड होता है लवली पब्लिक स्कूल, तो आपके हर स्टेट्स में अलग अलग होता होगा। सो मतलब वही है कि मॉक टेस्ट जरूर देना। उससे होता है क्या है, आपने लास्ट पेपर जनरली अपन लोगों ने दिए होते हैं बीकॉम ऑनर्स के या फिर बीकॉम के, तो 2 1.5 साल 3 साल हो चुके होते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है कि हमारे हाथ ही नहीं खुल पाते यार एग्जाम के अंदर। तो बेटर है, एग्जाम के अंदर ट्राई करने से अच्छा है एक बार पहले ट्राई कराओ, थोड़े आप हाथ खुल जाएंगे, तब एग्जाम में बैठो। आपको अगर लगता है आप घर पे दे पाओ, वेल एंड गुड, बट मेक श्योर आप घर पे दे जरूर देना। ठीक है, चाहे चेक कराओ किसी से ना कराओ, बट 3 घंटे एक जगह बैठ के पूरे एग्जाम का एनवायरनमेंट बना के चुपचाप पेपर जरूर करना। ठीक है, और अगर आप जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो टाइम वाइम देख लेना कितना लगेगा। बट वही है, मॉक टेस्ट आर बेनिफिशियल। ठीक है, उनके रिजल्ट्स का वेट मत करना, बहुत टाइम लगाते हैं, एक्सेल पे सिर्फ मार्क्स लिख के भेज देते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके मॉक टेस्ट में 60 70 आए थे, एग्जाम के अंदर 32 आए थे। और ऐसे भी मैं खुद हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में 31 आए थे आईडीटी में, और एग्जाम में मेरे 60 प्लस थे। तो यार इसलिए मॉक टेस्ट आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड हैंड ओपनिंग। एंड मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं डिट्टो प्रैक्टिस मैनुअल से उठ के आते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल करी हुई है तो आप मॉक टेस्ट इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, बिकॉज सेम फिगर सेम वैल्यू वहीं से उठाती है बोर्ड ऑफ स्टडीज। ठीक है, सो मॉक टेस्ट का हो गया, और बाकी रिविजन्स की टेंशन मत लेना। ठीक है, एंड वही है, अपने सारे सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया, बट मेक श्योर अपने नोट्स को ट्राई करना इतना क्रिस्प कर लो कि आखिरी 1.5 दिन में पूरा सिलेबस निकल जाए। एंड भाई, चाहे तुम अभी इतना मत पढ़ो, मतलब ऑब्वियसली पढ़ो, बट इतना मत पढ़ो कि तुम एग्जॉस्ट हो जाओ। बस मेक श्योर कि एग्जाम के जो 16 17 दिन है उसमें एग्जॉस्ट नहीं होना, उसमें लगे रहना है बस। वो अगर 16 दिन अच्छे से पढ़ लिए ना, अभी अच्छे से पढ़ लिए, पूरा सिलेबस कर लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, और वो 16 दिन पढ़ लिए, पक्का गारंटीड पास हो। बट ये ना हो कि अभी तुम 5 रिवीजन करके बैठे हो और उस टाइम तक तुम्हारा दिमाग इतना फकअप हो जाए कि तुम कुछ ना कर पाओ। इसलिए मेक श्योर कि अच्छे से करो। और एक चीज और कि भाई एग्जाम से पहले अपना माइंड बिल्कुल वो मत करना टेंशन में। अगर कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, अगले पेपर की तरफ बढ़ो। भाई मेरा एसएफएम का पेपर पिछली बार अच्छा नहीं हुआ था, बट उसी पेपर में मेरे 55 आ गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर।
तो ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता यार कब कितने मार्क्स मिल जाएं। बस मेक श्योर उसका इम्पैक्ट अगले पेपर पे मत आने देना, ठीक है। और भाई मेक श्योर अगर तुम बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट एक ग्रुप पक्का करके जरूर चलना। और पता है दोनों ग्रुप के अंदर ही इनफैक्ट आप कोई भी ग्रुप तैयार कर रहे हो, दो पेपर जरूर ऐसे करना जो बहुत पक्के, जिसमें आप एग्जामेशन की औकात हो आपकी। बिकॉज दिक्कत क्या है, एग्रीगेट का बड़ा दिक्कत आ जाता है, फिर सेट ऑफ का एक है प्रोविजन, आप लोगों को पता ही है। तो द पॉइंट इज दो दो सब्जेक्ट्स एक एक दोनों ग्रुप्स में एटलीस्ट पक्के करके चलना, बिकॉज बाकी दो में अगर आपके 40-40 भी आ गए तो एटलीस्ट उतना इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब आपका एग्रीगेट बन जाए। द मेन थिंग इज दिस, बिकॉज 60-60 से ऊपर तो लाना ही है इक्का दुक्का सब्जेक्ट के अंदर, या फिर सब में 50-50 प्लस ले आओ, है ना। तो ट्राई करना जो आपको सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, जिसपे ग्रिप अच्छी है, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम रिलेटेड टिप्स की, आपको एसएफएम वगैरह में क्या क्या ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी लंबी खिंच गई मैं देख रहा हूँ 37 मिनट्स की, बट मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करा है। फर्स्ट पार्ट इज फॉर ग्रुप 1 एंड सेकेंड पार्ट इज फॉर ग्रुप 2, ठीक है। सो आई होप दिस बेनिफिट्स यू and wish you all the best, and thanks for liking my previous videos also. I'm much it is much appreciated, and please subscribe to my channel, like the video and share the video. Thank you. All the best.